Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. In this video, I'll be dealing with Sale of Goods Act 1930. Before the Sale of Goods Act 1930, under Chapter 7 of the Indian Contract Act, that is from Section 76 to 123, all the transactions related to sale and purchases were dealt. But टाइम के बाद इट बिकेम ऑब्सोलीट और व्हाट हैपेंड कि वहां पे रैपिड ग्रोथ हो गया मर्केंटाइल प्रोडक्ट का. सो देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट एक्ट की जरूरत थी. तो सेपरेट एक्ट क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और चैप्टर 7 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट गॉट रिपील्ड. अब ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ये फोर्स में आया 1 जुलाई 1930 को. इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये कभी भी इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो भी सेल हुआ उसकी राइट्स, ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट पे इफेक्ट नहीं करता है. अगर हम लोग आए डेफिनेशन पे, तो सबसे पहले सेल का डेफिनेशन सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, तो सबसे पहले सेक्शन 4 में डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की. फिर आपके सेक्शन 5 में इसके एसेंशियल्स की बात है. सेक्शन 4 में अगर हम लोग बात करें तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल क्या है. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? जिसमें सेलर जो है ये ट्रांसफर कर रहा है या अग्री कर गया कि वो ट्रांसफर कर रहा है कुछ गुड्स को, रिटर्न में क्या मनी लेकर के टू अ बायर. या बायर जो है वो क्या कर रहा है? ऑफर टू बाय, मतलब टू बाय अ प्रोडक्ट. वो ये ऑफर कर रहा है कि ही वांट्स टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पैसा दे करके, मतलब कंसिडरेशन दे करके ही वांट्स टू बाय अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या है? ऑफर है, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन है. सेलर, आई एम द सेलर, सपोज आई एम द सेलर, तो आई एम शोइंग माई विलिंगनेस दैट बाय दिस प्रोडक्ट. तो हियर आई एम गिविंग यू एन ऑफर और द अदर पर्सन इज एक्सेप्टिंग इट by giving money. तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन. अगर द बायर वांट्स टू बाय एनीथिंग तो उसके साइड से ऑफर, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, आई एम एक्सेप्टिंग हिज ऑफर बाय गिविंग हिम प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एवरीथिंग इज देयर. तो सेक्शन 4 क्या बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? कि डिफाइन कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया कि सेलर यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है या अग्री कर गया ट्रांसफर करने का, प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको ट्रांसफर कर रहा है. टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या इंक्लूड करता है इसमें? बोथ सेल और अग्रीमेंट टू सेल, दोनों चीज इंक्लूड करता है. जब हम लोग आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाते हैं तो इसमें सारी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है. इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है, एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूडेड नहीं है, स्टॉक और शेयर्स हैं. और आपके ये जो सेल ऑफ गुड्स है, ये जो आपका सेल हो रहा है, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब विदाउट एनी कंडीशन भी हो सकता है और कंडीशन इम्पोज करके भी हो सकता है. ये सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन था. फिर सेक्शन 5 में फॉर्मेलिटीज क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की. सेक्शन 5 की जब हम लोग बात करें, स्पेसिफिकली बताता है व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑफर होती है. ऑफर क्या? कि टू बाय और सेल द गुड्स. या तो आप खरीदने के लिए, इफ आई एम द सेलर, मैं ये ऑफर कर रही हूँ कि आप ये खरीदो. इफ आई एम द बायर, तो मैं ये कर रही हूँ कि आप मुझे ये गुड्स बेच दो. ऑफर है, एक्सेप्टेंस, अदर पर्सन इज एक्सेप्टिंग. और यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिलीवरी एंड पेमेंट. अगर मैं सेलर हूं तो मैं आपको डिलीवर करूंगी प्रोडक्ट, एंड इफ आई एम द बायर तो मैं मनी दूंगी, मनी से उस चीज को खरीदूंगी. तो डिलीवरी और पेमेंट, ये बहुत जरूरी है कि पेमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए और डिलीवरी भी होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट ऑफ गुड्स जो है वो जरूरी नहीं है कि पेमेंट ऑफ गुड्स टू द सेलर और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो साइमल्टेनियस हो, मतलब एक साथ होना जरूरी नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया या बाद में ऐसा हो रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप से हो सकता है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि पेमेंट और डिलीवरी साइमल्टेनियस हो, मतलब कि एक साथ हो, साइमल्टेनियसली दोनों चीज हो. इट्स नॉट नेसेसरी. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. ये पार्टली ओरल भी हो सकता है, पार्टली रिटन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स
ठीक है। अब एसेंशियल्स, 5 एसेंशियल है टोटल। सबसे पहले टू पार्टी कैसे, देयर मस्ट बी ए सेलर और बायर, सेलर भी होना चाहिए और बायर भी होना चाहिए। मतलब कि मैं खुद को कोई चीज नहीं दे सकता हूँ, मतलब एक इंसान जो उसको सेल करे, दूसरा इंसान उसको खरीदे विद प्राइस, कुछ प्राइस दे करके, मतलब एक बाइलैटरल होना चाहिए। सेल हैज टू बी बाइलैटरल, मतलब 2 पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व बिकॉज गुड्स जो है वो पास होनी चाहिए। देयर मस्ट बी डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देयर मस्ट बी अ बायर। बायर कौन, जो इंसान गुड्स को बाय कर रहा है, अग्री कर रहा है कि वो गुड्स को खरीदेगा, और सेलर जो इंसान सेल कर रहा है या अग्री कर रहा है कि वो गुड्स को खरीदेगा। एंड देन द सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, गुड्स का मतलब, गुड्स डिफाइंड है सेक्शन 2(7) में। 2(7) में गुड्स का मतलब कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम वी ऑल नो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी आ गया, उसको छोड़कर आपका हर टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, और मनी नहीं होगा, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। और ये इंक्लूड करता है शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, आपके ग्रास, और जो भी थिंग्स अटैच टू जो आपके अर्थ हैं, वो सब जो भी चीज, ये सब चीज आपके उसमें नहीं आए। कौन क्या क्या आ गए आपके इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, मूवेबल प्रॉपर्टी, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी, इट डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मनी को हम लोग बेच नहीं सकते, मनी कैन नॉट बी सोल्ड बिकॉज मनी क्या है, एक लीगल टेंडर है। बट ओल्ड कॉइन्स जो होते हैं, जो पुराने सिक्के होते हैं, इट कैन बी सोल्ड, इसको हम लोग परचेज कर सकते हैं गुड्स के तौर पे। और एक्शनेबल क्लेम जो है उसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम लोग बात करें तो सेक्शन 3 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वैसी चीजें होती हैं जो कि थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, जो अर्थ पे अटैच्ड हैं, जैसे ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, ये सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं, ये सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और ये सब आपके सेल ऑफ गुड्स में नहीं होंगे। सेल ऑफ गुड्स में क्या आएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, वही गुड्स होती है। अगर हम लोग बात करें, केस है एच अनराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि लॉटरी टिकट्स जो हैं वो भी गुड्स हैं, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। मतलब लॉटरी टिकट्स भी, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स जो है इज ऑल्सो अ सेल ऑफ गुड्स। इस केस में हुआ था एच एन राज वर्सेस तमिलनाडु में, कहा गया था कि सेल ऑफ लॉटरी टिकट इज ऑल्सो अ सेल ऑफ गुड्स। फिर यहाँ पे थर्ड एसेंशियल, फर्स्ट एसेंशियल क्या हो गया कि आपका 2 पार्टीड एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सेलर और बायर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी गुड्स, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, गुड्स होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स उस टाइम एग्जिस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फ्यूचर में वो गुड्स आएगा, अभी वो रियलिटी में है ही नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए। देयर मस्ट बी गुड्स कैसा होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, मनी नहीं होना चाहिए, बट ओल्ड कॉइन हो सकते हैं। फिर एच एन राज वर्सेस तमिलनाडु में क्या बोला गया कि लॉटरी टिकट्स जो हैं वो भी आपके सेल ऑफ गुड्स में आ सकते हैं। फिर आपका थर्ड है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। सेल में ये जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, ओनरशिप का ट्रांसफर बहुत जरूरी है। आई एम ट्रांसफरिंग समथिंग टू यू, मतलब डिलीवरी का ट्रांसफर होना जरूरी है, डिलीवरी होना जरूरी है। मतलब सपोज इफ आई एम सेलिंग दिस डायरी, देन अगर मैं प्राइस ले रही हूँ तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब ये जो बायर को ये मिलना चाहिए। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। ओनरशिप कहाँ, किससे, आपका सेलर से बायर तक आपका होना बहुत ज़रूरी है। देन डिलीवरी और गुड्स बहुत ज़रूरी है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बहुत ज़रूरी है। फिर कंसिडरेशन इज प्राइस, कंसिडरेशन क्या है, प्राइस होना चाहिए। अगर इफ आई एम एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स अगर एक्सचेंज हो रहा है तो दैट इज बार्टर सिस्टम। अगर गुड्स फ्री विदाउट एनीथिंग एक्सचेंज हो रहा है, सही दिया जा रहा है, तो दैट वुड बी गिफ्ट। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए कंसिडरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, प्राइस के फॉर्म में, कुछ मनी के फॉर्म में, जो भी मनी दिया है, जो मनी अप्रोप्रिएट है, वो मनी के फॉर्म में एक्सचेंज होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए आपका, मनी का होना चाहिए। मतलब गुड्स जब भी ऑफर हो रहा है किसी को तो कुछ मनी के कंसिडरेशन पे होना चाहिए। मनी आपका जो भी कैश के फॉर्म में, जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो,
ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट फॉर्म में किसी, दैट इज आपका पेमेंट। देन सेक्शन 9 जो है ये बताता है कि क्या क्या प्राइस जो भी है, इट स्टेट्स दैट हाउ द प्राइस में बी फिक्स्ड, मतलब प्राइस कैसे फिक्स होती है, प्राइस कैसे फिक्स होती है आपकी जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, तो प्राइस कैसे फिक्स होती है। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खुद से फिक्स हो सकती है, या तो आपका जो भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड किया गया है किसी वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट के बाद किसी थर्ड पार्टी को आप अपॉइंट करो, वो वैल्यू को वैल्यूएशन करेगा आपके गुड्स का, फिर उस हिसाब से, या आपके डीलिंग के हिसाब से, कोर्स ऑफ डीलिंग में पार्टी के हिसाब से जो उनको लग रहा है। अगर प्राइस वैसा केपेबल नहीं है, द प्राइस इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड, तो बायर बाउंड है कि वो कोई भी रीजनेबल प्राइस दे दे। अगर प्राइस वैसा नहीं है कि वो फिक्स नहीं हो पा रहा, तो बायर को जो रीजनेबल प्राइस लग रहा है, जो एडिक्वेट प्राइस लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से दे दे। और सेक्शन 10 जो है ये एकदम क्लियर बताता है, सपोज अगर किसी थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट किया गया, अगर अग्रीमेंट के तौर पे उसका अपॉइंटमेंट किया गया कि वो फिक्स करेगा प्राइस, वो वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी जो है इसके हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो उसका वैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होगी। तो अग्रीमेंट टू सेल वॉइड हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी के हिसाब से प्राइस नहीं पे किया गया। इसमें कह रहा है सेक्शन 10 क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया गया अंडर द एग्रीमेंट टू फिक्स द प्राइस, और उसने वैल्यूएशन नहीं किया और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, अगर उस हिसाब से कुछ वैल्यूएशन नहीं हुआ, देन द अग्रीमेंट वुड बी वॉइड। अगर थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके से प्रिवेंट किया गया, इफ द थर्ड पार्टी, दैट द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू डू द वैल्यूएशन, इफ दैट पर्सन इज प्रिवेंटेड, उसको प्रिवेंट किया गया है वैल्यूएशन करने से, बायर या सेलर किसी ने भी प्रिवेंट किया अपने फायदे के लिए, तब ये दैट वुड बी वॉइड। What are the essential elements of valid contract? इसमें ये भी सारा फुलफिल होने चाहिए। सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड ऑल्सो, कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ये जो भी एसेंशियल कंडीशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग मस्ट बी फुलफिल्ड। तो सबसे पहले 2 पार्टी होने चाहिए, 2 पार्टी सेलर और बायर, फिर सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, थर्ड क्या हो गया कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में कंसिडरेशन इज वेरी नेसेसरी। फिर फोर्थ आपका हो गया कि अगर मान लो कि देयर मस्ट बी प्राइस, अगर प्राइस अपॉइंट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को किया गया है तो थर्ड पार्टी विल हैव टू गिव दैट, थर्ड पार्टी विल हैव टू डू दैट। और फिफ्थ में ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी फुलफिल्ड, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि पार्टीज मस्ट बी मेजर, साउंड माइंड, वैल्यू, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, एवरीथिंग हैज टू बी फुलफिल्ड। और टाइम, जो भी टाइम बाउंड में जो भी करना है, एवरीथिंग हैज टू बी फुलफिल्ड। अगर सेल और अग्रीमेंट टू सेल की हम लोग बात करें तो सेल क्या है, सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीमेंट टू सेल क्या है, ये एक एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इट हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड येट। प्रॉपर्टी कब हो जाएगी सेल, जब प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, मतलब कि सेल कब कंप्लीट हो जाएगा, द प्रॉपर्टी पासेस, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया देन इट बिकम्स सेल। ऑन द एक्सपायरी, अगर मान लो एक्सपायरी हो गया टाइम का और अभी तक प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है और कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ, तब सेल कंप्लीट नहीं होगा। और सेल में क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है बट अभी एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। और सेल में क्या होता है, सेल अगर हो गया है तो आपके जो भी बायर सेलर हैं वो सू कर सकता है अगर बायर ने प्राइस नहीं दिया है तो, और बायर भी सू कर सकता है अगर सेलर ने सही से प्रोडक्ट नहीं दिया है, टाइम पे नहीं दिया है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर जो है बस सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, अगर प्राइस उसको नहीं दिया गया है। अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो बायर कब सू कर सकता है, बस डैमेजेस के लिए। अग्रीमेंट टू सेल में बस डैमेजेस के लिए सू कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डैमेजेस के लिए भी, सेल में डैमेजेस के लिए भी सू कर सकते हैं, और प्राइस जो भी उसके साथ लॉस हुआ है, जो भी चीज हुआ है उसके लिए भी वो सू कर सकता है। और in the next video we'll be dealing with warranty and condition. Hope you liked this video. If you have any query, please comment in the comment section below.